नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य में हम छत्रपति संभाजी महाराज, राजाराम और ताराबाई के शासन तक पहुंच चुके थे, जिनकी तिथियां आपको वैसे तो ध्यान होनी चाहिए और ध्यान भी होगी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 1627 से 1680 तक जो रहा वो शिवाजी का दौर रहा। इनके पूरे जीवन चक्र की बात करें, वही संभाजी के छत्रपति काल की बात करें तो 1680 से 1689 ईस्वी, और हम देखते हैं कि किस तरह संगमेश्वर के युद्ध में इनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इनके पुत्र राजा साहू और इनकी पत्नी यसुबाई को औरंगज़ेब आगरा में बुला लेता है अपने पास। वही हम राजा राम की बात करें तो 1689 से 1700 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं, हालांकि ये अपना राज्याभिषेक नहीं कर पाते हैं। फिर 1700 से 1707 ईस्वी तक राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय, जो कि बहुत ही अल्पवयस्क होते हैं, ये अपनी माता ताराबाई के संरक्षण में रहते हैं। ताराबाई का मराठा इतिहास में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस दौर पर यह बहुत ही नाजुक परिस्थिति थी, क्योंकि कोई बड़ा योद्धा इस समय पर मराठा इतिहास में नहीं था। उस समय पर ताराबाई ने जिस कुशलता से मराठा साम्राज्य को बनाए रखा वो काबिल तारीफ़ है, वरना हम कह सकते थे कि मराठा साम्राज्य इसी समय पर कमज़ोर होकर मुग़लों के अधीन हो सकता था। लेकिन धन्नाजी जाधव जैसे और जो घोरपड़े जैसे इनके विश्वस्त लोग थे, जो अच्छे सरदार थे मराठों के, उनके सहयोग से ताराबाई ने अपने शासन को बनाए रखा। दोस्तों, जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो उनका एक पुत्र आज़म अपने मंत्री की सलाह पर ताराबाई के साथ जो उत्तराधिकार की लड़ाई है इसे खड़ा करने के लिए साहू को रिहा कर देते हैं। साहू संभाजी के पुत्र होते हैं। अब उन्हें ये लगता है कि साहू जब जाएंगे तो उत्तराधिकार की लड़ाई होगी, इससे मराठे कमज़ोर होंगे और मुग़ल बहुत आसानी से मराठा साम्राज्य पर अपना अधिकार कर पाएंगे। और होता भी यही है। साहू जब जाते हैं तो वे उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल होते हैं। और फिर ये एक मराठा ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ, एक भट्ट ब्राह्मण होते हैं। उनके सहयोग से फिर से छत्रपति बनने के लिए, यानी कि छत्रपति बनने के लिए उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं वो धन्नाजी जाधव होते हैं, जो घोरपड़े होते हैं, उन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं, जो कि बहुत प्रभावशाली मराठा सरदार थे और ताराबाई के पक्ष में थे। जब प्रभावशाली लोग साहू के पक्ष में आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर एक युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध, जिसे हम उत्तराधिकार की लड़ाई कह सकते हैं, जिसमें जीत होती है साहू महाराज की और वो छत्रपति बनते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी ये ध्यान रखना कि ताराबाई पूरी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ी है। उन्हें एक क्षेत्र बाकायदा दिया जाता है कोल्हापुर का, और सतारा और पुणे जैसे जो प्रभावशाली क्षेत्र होते हैं वो साहू को मिलते हैं। इस समय पर 3 प्रमुख केंद्र होते हैं इनके। एक तो होता है सतारा, दूसरा होता है कोल्हापुर, और एक और होता है जिसे हम पुणे कह सकते हैं। और इन 3 केंद्रों में से पुणे और सतारा पर तो शासन हो जाता है साहू महाराज का, और कोल्हापुर पर शासन करती हैं ताराबाई। तो इस समय पर एक क्षेत्र ताराबाई के पास होता है और एक दक्षिण का क्षेत्र होता है किसके पास, साहू महाराज के पास। तो चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं। साहू जी महाराज 1707 से 1749। 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के दुर्ग पर आक्रमण कर मुकर्रब खां ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को गिरफ्तार कर बेरहमी से हत्या कर दी। संभाजी के पुत्र साहू जी, उनकी पत्नी यसुबाई और उनके कुछ संबंधियों को दिल्ली भेज दिया गया। औरंगज़ेब इन्हें नज़रबंद करता है और आगे साहू को राजा की उपाधि देता है और उन्हें 7000 जात का मनसब बनाता है। यानी कि कुल मिलाकर औरंगज़ेब साहू को खुश रखना चाहता है। क्यों? या तो वो मुस्लिम धर्म को अपना ले, या फिर वे मुग़ल के अधीन ही मराठा सरदार बनकर रहे और मुग़लों को मराठों से चुनौतियों का सामना ना करना पड़े।
तो आप ही देख सकते हैं कि 1689 से लेकर 1707 तक रहते हैं। तो 7 साल, ये 17, 10 वो तकरीबन 18 साल तक शाहू महाराज मुग़लों के पास में रहते हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उनका था। तो यहाँ पर ताराबाई ये फैलाती है कि वो योग्य नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक ये मुग़लों के अधीन रहा है, तो क्या भरोसा वो उनके साथ मिल जाए। तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन साहू जी के पास जो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का निकल कर आता है वो है बालाजी विश्वनाथ। ये एक बहुत ही ज़्यादा योग्य और चतुर व्यक्ति थे। ये अपनी कूटनीति से धन्नाजी जाधव जैसे प्रभावशाली सरदार को अपने पक्ष में मिला लेते हैं। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद औरंगज़ेब के पुत्र आज़म ने मुग़ल अधिकारी जुल्फ़िकार की सलाह पर शाहू को रिहा कर दिया। रिहा करने के पीछे क्या कारण था, ये हम जानते हैं। 1707 ईस्वी में शाहू मराठा क्षेत्र पहुंचते हैं। इस समय इन्हें कोंकण के एक भट्ट ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ की सेवा प्राप्त होती है। यानी कि शाहू महाराज के पास बालाजी विश्वनाथ आते हैं और इनके सहयोगी के रूप में शामिल हो जाते हैं। शाहू ने छत्रपति के पद की दावेदारी पेश की। बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई के प्रमुख सहयोगी धन्नाजी जाधव और संताजी घोरपड़े आदि को शाहू के पक्ष में मिला लिया। अब देखिए, अक्टूबर 1708 में खेड़का या फिर खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ताराबाई को पराजित करने में सफल हो जाते हैं। कौन? शाहू जी महाराज। और सतारा एवं पनहल्ला पर शाहू का अधिकार हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर मैं पुणे कह रहा था। पुणे इनकी बाद में प्रभावशाली क्षेत्र बनता है और रायगढ़ के बाद में दूसरी प्रभावशाली राजधानी बनती है और एक लंबे समय तक रहती है। इस समय पर 3 सबसे महत्वपूर्ण नगर थे मराठों के। पहला आता है पनहिल्ला, दूसरा सतारा और तीसरा आता है कोल्हापुर। तो सतारा और पनहिल्ला पर शाहू का अधिकार हो जाता है। शाहू को विधिवत छत्रपति मान लिया जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना कि ताराबाई अभी भी इनको छत्रपति स्वीकार नहीं कर रही हैं। ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ कोल्हापुर से शासन करती हैं और कोल्हापुर, जो कि तीसरा प्रमुख क्षेत्र होता है, उस पर ताराबाई का शासन होता है। 1711 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ के कहने पर शाहू जी धन्नाजी जाधव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रसेन को सेनापति बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पर मराठों की स्थिति वैसी ही थी जैसे हम गवर्नमेंट में देखते हैं कि एक गवर्नमेंट जिसके पास में मेजॉरिटी सीट तो होती है, लेकिन अगर 100 सीट में सरकार बननी है तो उसके पास में कितनी है? 98 सीट है। अब वो दो जो निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टी को तोड़कर 2 एमएलए या 2 एमपी को उन्होंने अपनी तरफ लाया है। वो 98 पूरे मिलकर ये सोचेंगे कि किस तरह से इन 2 को हम खुश रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 2 चल गए हमको छोड़ के तो हमारी सरकार तो अभी की अभी गिर जानी है। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर शाहू जी महाराज की भी थी। शाहू जी महाराज क्योंकि अभी नए नए आए थे, 18 साल तक वो मुग़लों के पास रहे थे, तो लोग बहुत आसानी से उन पर भरोसा तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ना तो कोई वीर योद्धा थे और ना ही कोई वीर सैनिक थे कि उनके पास कोई अच्छा कौशल हो। और साथ ही साथ वो शुरुआत से मराठा क्षेत्र में नहीं रहे थे, तो मराठों के लिए तो अपरिचित व्यक्ति थे, भले ही वो शिवाजी के वंशज ही क्यों ना हो, भले ही संभाजी के पुत्र ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर शाहू जी महाराज नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से उनके पास से छत्रपति की पद चला जाए और फिर से ताराबाई के पास में पहुंच जाए, क्योंकि अब अगर उनके पास से पद गया तो फिर नहीं आने वाला। तो यहाँ पर विश्वनाथ के कहने पर धन्नाजी जाधव का जो पुत्र होता है चंद्रसेन, उन्हें वे सेनापति बना लेते हैं। क्योंकि जो चंद्रसेन होते हैं उनका झुकाव थोड़ा सा ताराबाई की तरफ भी होता है, वो ताराबाई के फेवर में होते हैं। तो यहाँ पर शाहू जी को लगता है कि अगर चंद्रसेन चले गए तो चंद्रसेन इस समय पर उन्हीं 2 एमएलएस की तरह है जिनकी बदौलत सरकार टिकी हुई है। इस समय पर जो सबसे प्रभावशाली मराठा सरदार हैं उनके पुत्र हैं, इनके पिता तो निपट लिए। अब ये है, अगर ये ताराबाई के फेवर में चल गए तो ताराबाई का पुत्र छत्रपति बन जाएगा। इसलिए इन्हें खुश करने के लिए चंद्रसेन को विश्वनाथ के कहने पर शाहू महाराज सेनापति बना लेते हैं। अब यहाँ पर शाहू महाराज थोड़ा सा सोचते हैं कि आज चंद्रसेन भले ही सेनापति बन गया, लेकिन इसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं है और ताराबाई की ओर इनका झुकाव है। इसी के चलते शाहू महाराज एक नया पद बनाते हैं 1711 में,
सेना करते का मतलब होता है जो सेना का प्रबंधक होता है। यानी कि जैसे हम आज देखते हैं कि भले ही तीनों सेनाओं के अलग अलग प्रमुख हैं, लेकिन इन तीनों सेनाओं का प्रमुख एक और व्यक्ति होता है जिसे हम कहते हैं डिफेंस ऑफ स्टाफ, ऐसे कुछ करके एक पद होता है कि नहीं, जिसमें बिपिन रावत थे और उनके ऊपर रहते हैं सेना के जो रक्षा मंत्री होते हैं वो होते हैं। तो तीनों सेनाओं की कमांड एक जगह होने से ये होता है कि अगर कोई एक विरोध करे तो दो विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जो सीनियर मोस्ट ऊपर बैठा है वो कंट्रोल कर लेगा। इसी तरह इन्होंने सेना करते नाम का एक नया पद बनाया और उसमें बैठा दिया बालाजी विश्वनाथ को। इससे दो फायदे हुए। पहला ये कि जो चंद्रसेन का झुकाव ताराबाई की तरफ जा रहा था, अगर चंद्रसेन उनकी तरफ चला भी जाए तो सेना को ये कंट्रोल में रख पाएंगे। दूसरी बात, बालाजी विश्वनाथ ने जो उनकी काफ़ी मदद की, क्योंकि उनकी मदद के बगैर तो ये छत्रपति बन नहीं सकते थे, क्योंकि ये थे ही क्या, इन्हें कोई पहचानता ही नहीं था। सिर्फ इतना कि आप छत्रपति के वंशज हैं, सिर्फ इसी से आप छत्रपति नहीं बन सकते, आपके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए। तो वो योग्यता इन्हें बालाजी विश्वनाथ से मिली और ये छत्रपति बने। तो उनका उपकार चुकाने के लिए भी, उन्हें खुश करने के लिए भी इन्होंने उन्हें सेना करते बनाया। तो इससे इनके दोनों काम हो गए। सेनापति से भी बड़ा पद था सेना करते का, और सेना का रखरखाव करना इनका प्रमुख काम था। इससे साहू इस बात से निश्चिंत हो गए कि चंद्रसेन ताराबाई के पक्ष में चला भी जाए तो ये कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। साथ ही साथ बालाजी विश्वनाथ को भी खुश करने का काम यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर स्थापित किया और ये 7वें पेशवा बनते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अक्सर हिस्ट्री में जब भी पूछा जाता है कि बताओ पहले पेशवा कौन थे, तो हम सीधे कहते हैं बालाजी विश्वनाथ थे। नहीं, पहले पेशवा शिवाजी के समय पर थे। दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूज़न दो तरह से होती है। पहले तो हम ये सोचते हैं कि पहले पेशवा विश्वनाथ रहे होंगे, जो नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि विश्वनाथ के समय पर जो शासन की ज़्यादातर शक्ति है वो पेशवा में निहित हो गई थी। यही कारण है कि यहाँ पर से हमें बालाजी विश्वनाथ प्रभावशाली पेशवा के रूप में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, वंशानुगत पेशवा पद की शुरुआत कब से होती है, तो वो होती है बाजीराव प्रथम से। वंशानुगत का मतलब होता है जहाँ पर एक पिता के बाद उसका शासन उसका बेटा संभालता है, वहाँ पर से वंशानुगत पदवी की शुरुआत होती है। जैसे बाबर के बाद में हुमायूं बनता है, हुमायूं के बाद में अकबर बनता है, अकबर के बाद जहांगीर, यानी कि पिता के बाद उसका पूरा क्षेत्र उसका बेटा संभाल रहा है। तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट अगले पेशवा होते हैं। तो यहाँ पर बाजीराव फर्स्ट से वंशानुगत पेशवा पद की शुरुआत होती है, ना कि बालाजी विश्वनाथ से। भले ही यहाँ पर लंबा चौड़ा लेक्चर मिल गया हो दोस्तों, लेकिन ये दो चीज़ें ध्यान में रखना कि पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ नहीं थे, पहले पेशवा शिवाजी के समय पर थे। हालांकि पहले प्रभावशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और पहले वंशानुगत पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे। दोस्तों, अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में बालाजी विश्वनाथ को भी देख लेते हैं। 1713 से 1720 ईस्वी तक इनका समय रहता है। ये 7वें नंबर के पेशवा थे और पहले शक्तिशाली पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ ने साहू की शक्ति में वृद्धि कर उन्हें छत्रपति का पद दिलवाया था। शिवाजी स्वराज के क्षेत्र की संकल्पना के विपरीत मराठा सरदारों को जागीर देने का काम इन्होंने किया, सरंजामी प्रथा। एक बात ध्यान में रखना कि जो महाराज छत्रपति शिवाजी थे वो जागीरदारी प्रथा के खिलाफ थे। राजा राम ने जागीरदारी प्रथा को शुरू किया था और उसे और बेहतर तरीके से शुरू यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ करते हैं, सरंजामी प्रथा शुरू करते हैं। और इसी का परिणाम हम आगे जाकर देखते हैं कि होलकर, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, पवार जैसे मराठा सरदारों की उत्पत्ति होती है, जो एक समय पर पेशवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली हमें नज़र आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो मल्हारराव होलकर इंदौर के थे, उन्होंने तो पेशवा तक को बदल डाला था। तो यहाँ पर सरंजामी प्रथा, जो जागीरदारी या जमींदारी प्रथा की शुरुआत बालाजी विश्वनाथ के समय पर होती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सरंजामी प्रथा क्या है
और ये किसके समय पर शुरू हुई थी? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय पर और छत्रपति साहू जी के समय पर। सरंजामी प्रथा के परिणाम स्वरूप आगे चलकर बालाजी बाजीराव के समय पर मराठा संघ अस्तित्व में आता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि शुरुआत इसकी हो रही है बालाजी विश्वनाथ के समय पर, लेकिन अस्तित्व में ये पूरी तरह से कब आता है? ये आता है बालाजी बाजीराव के समय पर। यानी कि इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत तो कर देते हैं बाजीराव प्रथम। जैसे बाजीराव प्रथम जब इन्हें मालवा का सरदार बनाया जाता है, मालवा ये जीतते हैं तो वहाँ का कुछ क्षेत्र ये होलकर को दे देते हैं, सिंधिया को दे देते हैं। आगे चलकर ये प्रभावशाली बन जाते हैं और फिर बाजीराव जो बालाजी बाजीराव है वो मराठा संघ बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1761 में जब मराठों की तरफ से जाने की बात आती है तो यही मराठा संघ के सदस्य वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। दोस्तों, शिवाजी जागीरदारी प्रथा के खिलाफ थे, ये भी ध्यान में रखना। 1714 में राजा राम की दूसरी पत्नी रजसबाई अपने पुत्र संभाजी सेकंड को छत्रपति घोषित कर देती है। और ये क्या करती हैं? ये कोल्हापुर में जहाँ पर ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय शासन कर रहे थे, उन दोनों को बंदी बनाकर कैद कर लेती है और अपने पुत्र संभाजी को छत्रपति घोषित कर देती हैं। अब संभाजी, हालांकि बाद में संभाजी कोई प्रभावशाली नहीं थे, ये भी बच्चे ही जैसे थे। बाद में संभाजी और बाजीराव फर्स्ट संधि करते हैं और फिर पेशवा साहू को ही मान लेते हैं, संभाजी सेकंड भी, जो हम आगे देखेंगे। बालाजी विश्वनाथ ने दक्कन के मुगल सूबेदार हुसैन अली सैयद बंधु के साथ 1719 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के विरुद्ध दिल्ली की संधि की। इस संधि के तहत मुगल शासक ने साहू को छत्रपति मान लिया। इस संधि के तहत मुगल शासक ने साहू को छत्रपति मान लिया। मुगल शासक द्वारा साहू को शिवाजी द्वारा विजित स्वराज क्षेत्र प्रदान किया गया। ये इन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो यहाँ पर 1719 में जो बालाजी विश्वनाथ है वो क्या करते हैं कि फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए सैयद बंधुओं का साथ देते हैं। और फिर वहाँ पर दूसरे जो रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दौला नाम के दो भाई बैठते हैं, उनको गद्दी पर बैठाने का काम ये सैयद बंधुओं की सहायता से करते हैं। सैयद बंधु जब फर्रुखसियर की हत्या करते हैं तो ये वहाँ पर उनका साथ देते हैं। यही कारण है कि 1719 की इस संधि को, दिल्ली के इस संधि को क्या कहा जाता है? मराठों का मैग्ना कार्टा। क्योंकि इसी संधि से पहली बार मराठों ने मुगलों की राजनीति में प्रवेश किया था, और प्रवेश भी ऐसे ही नहीं, प्रभावशाली प्रवेश। यहाँ पर से जब अगला शासक जो रफ़ीउद्दौला बनता है, मुगल सम्राट, वो यहाँ पर शिवाजी जो क्षेत्र जीतते हैं, जो 35 किलो की हम बात करते हैं, हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी कि पुरंदर की संधि में 35 से 23 किले उन्हें वापस लौटा देते हैं। तो उन सभी किलों, उन सभी विजयों को जिसे शिवाजी ने जीता था, उन सभी पर अधिकार अब मराठों का हो जाता है। साथ ही साथ दक्कन के 6 मुगल सूबों में, जिनमें हैदराबाद भी शामिल होता है, उनमें मराठे चौथ और सरदेशमुखी यानी कि टैक्स वसूलने का काम अब इनके हाथ में हो जाता है। साहू की माता यसुबाई जो अभी भी मुगलों की कैद में थी, मुगलों के संरक्षण में थी, और इनके कुछ जानने वाले लोग जो कि यसुबाई के साथ थे, उन सभी को दिल्ली से रिहा किया जाता है। बदले में साहू मुगल सर्वोच्चता स्वीकार कर लेते हैं और मुगल प्रांतों पर आक्रमण न करने का वचन देते हैं। अब मुगल सर्वोच्चता स्वीकार भाई, जब मुगल सम्राट तुमको टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार दे रहा है, यानी कि धन तुमको बिना युद्ध करे ही मिल रहा है, जब तुमको पूरे क्षेत्र वैसे ही मिल गए हैं, तो फिर सर्वोच्चता स्वीकार करने में जा ही क्या रहा है? क्योंकि मराठे भी जानते हैं कि मुगलों की अब कोई शक्ति नहीं बची है, अब वो शक्तिशाली नहीं रहे हैं। तो इस तरह से यह दिल्ली के संधि का ये होता है। रिचर्ड टेम्पल ने इस दिल्ली की संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा का मतलब है मानव अधिकार या फिर विशेष अधिकारों की प्राप्ति। ये मैग्ना कार्टा का मतलब होता है। दोस्तों, एक समय पर इंग्लैंड में एक रक्तहीन क्रांति हुई थी, यानी कि
बिना रक्त के ही इन्होंने इंग्लैंड के शासक को बदल डाला था। यानी कि जो इंग्लैंड का शासक था उसकी शक्ति पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी और वहाँ पर संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी और संसद के जरिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। जब वहाँ के राजा ने उन अधिकारों को दिया था तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति तो आपको बहुत बेहतर तरीके से मैग्ना कार्टा का अर्थ समझ में आएगा। तो यहाँ पर से ये शब्द लिया गया है और दिल्ली की संधि मराठों का मैग्ना कार्टा कहलाती है, ये ध्यान में रखना। और ये किसके समय पर हुई थी? शाहू के समय पर। और पेशवा थे पेशवा कौन थे? तो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। छत्रपति प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की वार्षिक राशि और 15,000 की मराठा घुड़सवार सेना मुगलों की सेवा में रहेगी। पहली टुकड़ी लेकर दिल्ली बालाजी विश्वनाथ जाते हैं। दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ 15,000 मराठा घुड़सवार सेना के साथ सैयद बंधुओं की सहायता के लिए दिल्ली जाते हैं और सैयद बंधुओं ने रफ़ी उज़ ज़रात को अगला शासक बनाया और रफ़ी उज़ ज़रात ही दिल्ली की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं और इस संधि के माध्यम से मराठों ने पहली बार उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनका नाम ध्यान में रखना, नहीं तो कई बार आप ये सोचेंगे कि इस समय तो यार 1719 के समय तो यार यहाँ पर जो राजा था वो कोई और था, मुगलों का फर्रुखसियर था। तो हो सकता है कि फर्रुखसियर के समय पर संधि की गई होगी। तो ये संधि का उद्देश्य ही फर्रुखसियर की हत्या करना था, ये ध्यान में रखना। उस हत्या में मराठों ने सैयद बंधुओं के षड्यंत्र में उनका साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें कुछ लाभ प्राप्त हुए और इन लाभ पर हस्ताक्षर किसने किया? अगले मराठा सम्राट रफ़ी उज़ दरात ने। रिचर्ड टेम्पल ने इसी दिल्ली की संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है और ये संधि 1719 में हुई थी, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब हम अगले वीडियो में बाजीराव प्रथम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाजीराव प्रथम को द्वितीय शिवाजी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि महाराज छत्रपति शिवाजी के बाद में जो गौरव की प्राप्ति हमें होती है वो होती है बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम के समय पर, क्योंकि सिर्फ 20 साल की उम्र में ये छत्रपति बन जाते हैं। फिर इनके विषय में बस इतना ही कह सकते हैं कि शाहू महाराज ने बाजीराव फर्स्ट को कहा था योग्य पिता का योग्य पुत्र। दोस्तों, बाजीराव प्रथम के विषय में ये कहानी है कि ये इतने ज़्यादा वीर योद्धा थे कि युद्ध के समय पर जब ये भूख लगती थी तो ये घोड़े से नहीं उतरते थे, ये गेहूं के खेतों में जाते थे और वहीं पर से गेहूं की बालियों को मिसकर खा लेते थे। यानी कि ये हमेशा ही घोड़े पर सवार होते थे। कहते हैं कि बाजीराव फर्स्ट ने 40 युद्ध लड़े और वे किसी में भी नहीं हारे। इन्हें मराठों का नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा जाता है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। वीडियो के अंत में बस इतना ही कह सकता हूँ, जब तक जीवन के सीखते रहोगे, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यहाँ पर बहुत उल्टी बात हो गई, यानी कि जीवन से हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि कब कौन सा अनुभव आपके काम में आ जाए आपको भी नहीं पता। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।